नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम उम्मीदवार में। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी नरेला विधानसभा के अध्यक्ष बलवान सिंह मान मौजूद है, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे चुनावों को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका भी और सभी दर्शकों का भी। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप पहले फौज में थे और उसके बाद आपने राजनीति में एंट्री की, तो किन कारणों से आए आप और क्या प्रभावित होकर मतलब आपने पार्टी में ज्वाइनिंग की, इस बारे में बताइए थोड़ा। देखो, पहले मैं एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर था और रिटायरमेंट के बाद मैं किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध भी नहीं रखता था। लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट के बाद देखा कि अरविंद केजरीवाल फाइट कर रहे हैं अपनी खुद की बहुत अच्छी सर्विस छोड़ने के बाद, और उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने की कोशिश की थी और उसमें वो कामयाब भी हुए, तो मैंने यही देखा कि इन पार्टियों जो, क्योंकि हम पहले भी पार्टियों के बारे में सुनते रहते देखते रहते थे, लेकिन मैंने ये देखा कि ये जो आदमी है, ये जो शख्स है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, ये लोगों से कुछ अलग ही टाइप का है, ये कुछ भिन्न ही टाइप का था, तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस साल भी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और आप पार्टी बहुत ज़ोर शोर से चुनावों में उतर रही है और इस बार तो वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में उतरेंगे, तो क्या लगता है आपको? जी देखो, ये तो हम ही क्या, पूरी जनता ही बोल रही है। सभी भ्रष्ट पार्टी से परेशान हो चुके हैं। चाहे नालियाँ देखो, चाहे किसी एमसीडी वालों को देखो, चाहे कि जूनियर डॉक्टर्स को देखो, सभी परेशान है। लोगों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही, भूखे मरने तक की नौबत आ चुकी है। तो अब पब्लिक इनसे ही परेशान है और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, हर एक आदमी का विश्वास है। और अब की बार जहाँ तक मेरा और पब्लिक का विश्वास है, अब की बार 100% एमसीडी में आम आदमी पार्टी आएगी। सर, इससे पहले जो चुनाव हुए थे एमसीडी के, तो उसमें नरेला में जो 5 वार्ड है, 5 वार्ड में सिर्फ एक वार्ड यानी बाकनेर में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी। तो मतलब किस तरह अब आगे की रणनीति क्या होगी कि नरेला के अंदर आप पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है एमसीडी में? देखो, किसी कूड़े को साफ करने के लिए बहुत टाइम लगता है। 5 साल पहले हमारी इतनी पावर भी नहीं थी, इतने हमारे हाथ भी नहीं फैले हुए थे, लेकिन 5 साल में काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट भी हुआ, एक्सपीरियंस भी हुआ। और केजरीवाल जी ने भी और हमने सब ने, कार्यकर्ता ने ये देख लिया कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। और पिछली बार जो केजरीवाल जी ने वोट मांगी थी पब्लिक से, उसने एक ही बोला था कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, नहीं किया है तो आप बिल्कुल स्वेच्छा से वोट मत दीजिए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमको 70 में से 62 वोटें मिली। तो अब की बार इसकी जो कमी पीछे रह गई थी उसको अब की बार हम पूरा करेंगे कि हमने बीड़ा उठा लिया है। जी, लोग अक्सर कहते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है, कहते हैं कि एमसीडी तो पूरी तरह से करप्ट है। तो आप सरकार अगर जीतती है, एमसीडी में सरकार बनाती है, तो किस तरीके से इस टैग को दूर करेगी आपकी पार्टी यानी आप सरकार? देखो, ये तो आपने भी देखा है कि केजरीवाल जी ने अभी जो एमसीडी वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, केजरीवाल जी अपने फंड से बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको आधी को देते हैं पब्लिक को, एमसीडी कर्मचारी आधी को नहीं देते हैं। तो उससे काफ़ी, और दूसरा रेहड़ी पटरी या कोई भी किसी भी कर्मचारी के ले लो, हर एक आदमी एमसीडी में के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुका है। तो इसके लिए हम यही कोशिश करेंगे कि हम खुद पर्सनल इंटरवेंशन करके और खुद अपनी देखरेख में सारा काम करवाएंगे, ना कि ठेकेदारों के ऊपर छोड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपार्टमेंट छोड़ेंगे। हम बीच बीच में खुद भी पर्सनली आके इंटरवेंशन करेंगे और चेक करेंगे। जी, तो एमसीडी में अक्सर जो देखते हैं कि कर्मचारी लोग जो होते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं वेतन को लेकर, पक्का करने को लेकर, तो क्या आपकी सरकार आने के बाद ये सब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? हमारी सरकार आने के बाद हम 100% में से 98% हम गारंटी लेते हैं कि ये सारी समस्याएं दूर करेंगे। और मजबूर आदमी होगा तो धरना प्रदर्शन करेगा ही। उनके कई महीनों से उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, उधार वालों ने देना बंद कर दिया। उन्होंने भी ये देख लिया कि जो इनको तनख्वाह सैलरी मिली नहीं रही तो उधार चुकाएंगे कैसे। तो वो भी अपनी जगह ठीक है, धरना प्रदर्शन तो एक आदमी परेशान होगा तो देखो वो अपना विरोध तो प्रदर्शन करेगा ही, और वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अगर हम गलती करेंगे तो हमारे भी उनका हक है कि वो करें, लेकिन हम ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव होने वाले हैं। आप सरकार भी पूरी दमखम के साथ पार्टी में उतर रही है और चाह रही है कि हाँ इस बार भी वो चुनाव जीते। तो इस बार क्या तैयारियाँ है, क्योंकि 300 यूनिट का वादा कर रही हैं वहाँ पर और दिल्ली के अंदर सिर्फ 200 यूनिट, तो ऐसा भेदभाव क्यों दिल्ली की जनता से? देखो, ये तो नीयत के साथ बरकत है, नीयत साफ है तो सब कुछ साफ है। दिल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है,
इसलिए यहाँ फिर भी हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं और इतना जो कर रहे हैं हर एक आदमी जानता है, हर एक पब्लिक जानता है और दिल्ली एक पूरे देश में मॉडल बन चुका है। जहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट होगा वहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो हमको काम करने ही नहीं दिया जा रहा। सब कुछ पावर एलजी के पास है, जो कुछ फाइल एलजी के पास है, जो कुछ है एलजी के पास है। और वहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट होने के बाद आप बंगाल में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, उनका अपना बहुत बड़ा रोल है चीफ मिनिस्टर का, जबकि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक तरह से आधा अधूरा है, और वो भी आधा अधूरा क्या 1/4 भी नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि अगर दिल्ली के अंदर सिर्फ राज्य सरकार के अंदर अगर ये पावर आ जाती, मिल जाती, तो शायद कुछ और ही नज़ारा होता दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल जी ने बोला था कि देखो अगर हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है तो 85% हम दिल्ली वालों को सर्विस देंगे और सिर्फ 15% जनरल में देंगे। तो 85% अगर हम अपने लोगों को रोज़गार देते हैं तो आधी नहीं, करीब 80% बेरोजगारी खत्म हो जाती है। जी, मेरा सवाल अगला ये आपसे कि पंजाब में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी महिलाओं को वो वादा कर रहे हैं कि आपकी हर एक समस्या सरकार बनने के बाद दूर हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर पहले भी, अभी कुछ महीने पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ और अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन कर रही है वेतन को लेकर। कई सारी समस्याएं हैं उनकी, तो उनकी समस्याओं को दूर करने के बजाय वो अरविंद केजरीवाल पंजाब में वादे कर रहे हैं महिलाओं से कि हम आपकी समस्या दूर करते हैं। तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या सच में चाहते हैं कि हाँ आंगनवाड़ी का कुछ महिलाओं का कोई काम हो, या क्या कहना चाहिए? देखो, आम आदमी पार्टी स्टंट नहीं करती है, हम कोई चुनावी स्टंट नहीं करते। हम वायदा करते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये आप दिल्ली में देख सकते हैं, ठीक है। दिल्ली में इतना सब किया है तो वहाँ भी हम पूरा करेंगे और खूब करेंगे, और उनको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। आम आदमी पार्टी जो एजेंडा बनाया है, जो मुद्दे हैं, हम उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि 1 साल लगभग जो दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान थे वो धरना प्रदर्शन करते रहे बिल को वापस लेने के लिए। 1 साल बाद केंद्र सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया। लगातार किसान कहते रहे कि वो ये बिल उनके हक के लिए नहीं है, नहीं चाहिए। फिर बाद में जब वापस लिया 1 साल बाद, तो क्या आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? इस बारे में क्या कहना आपका? देखो, किसानों का जो धरना प्रदर्शन था वो जायज़ था, मेरे हिसाब से वो जायज़ था। लेकिन इन्होंने लेते पहली बात तो ये यूँ सोचते थे कि परेशान हो गए अपने आप चले जाएंगे, वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये, किसानों ने इतना अहिंसात्मक किया है कि ये हिस्ट्री बन गई। 1906 में अंग्रेज़ों टाइम में भी ऐसा ही एक बिल आया था और इन्होंने तब भी किया था। वो इतना लंबा प्रयोग नहीं चला था, लेकिन जो आज चला वो तो 9 महीने कुछ दिन चला था। ये तो 1 साल से ज़्यादा चल गया। लेकिन अब 5 राज्यों में चुनाव है, इन्होंने बंगाल में देख लिया क्या हुआ, तो इन्होंने ये डर सतारा कि बंगाल में जैसा हुआ है हमारे हाथ से 5 राज्य भी जाएंगे। इसलिए किसानों को खुश करना एक तरह से इनकी मजबूरी बन गई थी। ये बिल लिया नहीं गया, इनकी मजबूरी थी जो इन्होंने बिल वापस लिया है। जो चुनाव होने वाले हैं 5 विधानसभा चुनाव, तो आम आदमी पार्टी घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही है। क्या सच में वो चाहती है कि बदलाव आए, या फिर मात्र ये चुनावी घोषणाएं हैं कि हाँ बोल दिया बस, जैसे और पार्टियां करती है चुनावों में जब चुनाव आते हैं? तो देखो, हम तो राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। और हम राजनीति बदलना चाहते हैं। करने वाले तो बहुत हैं, अभी 70 साल से राजनीति ही हो रही थी। लेकिन आप दिल्ली में एक ही जगह हमारे हाथ में थोड़ी पावर थी, तब भी हमने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। और अगर हमको इंडिपेंडेंट पावर मिलेगी या हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है, तो सर्टनली हम पूरी तमन्ना से और पूरे जोश के साथ और पूरे सही नीयत के साथ काम करेंगे। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने जो अभी नई पॉलिसी लाई है शराब को लेकर, उसको लेकर दिल्ली के अंदर कई जगह धरना प्रदर्शन, उसका विरोध हो रहा है। नरेला की बात करूँ, नरेला में भी इस चीज़ का काफ़ी विरोध हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो आबकारी नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये तो पहले भी होते रहे हैं और जगह जगह आज जितने ठेके हैं या जितनी शराब की दुकान उससे पहले ज़्यादा थे। लेकिन हमने तो कम करने की कोशिश की है और एक अच्छी शुरुआत ये की है कि भाई ज़्यादा जगह शराब ना मिले, इसलिए कुछ गिनती की जगह पर हमने किया है। तो ये तो कोई इसमें नहीं। और जो लोग विरोध करते हैं, विरोधी पार्टियों तो ये हक है और वो करते भी हैं, वो तो करेंगे। लेकिन जो वो विरोध करते हैं, वो शाम को आप उन्हीं को देखो, उन्हीं ठेकों में बैठे मिलते हैं, उन्हीं दुकानों में बैठे मिलते हैं, ये हमने देखा है। तो दिन में विरोध करते हैं और रात को वहीं पर बैठ के शराब पीते हैं। तो ये तो कोई विरोध नहीं हुआ, या तो वहाँ जाए ही नहीं, विरोध करें और विरोध करते हैं फिर शाम को ना पिए, अपने आप बंद हो जाएंगी। बिक्री नहीं हुई, दुकान अपने आप बंद हो जाएगी।
बट सर जो नरेला के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर भी बात करूँ तो जो रिहायशी इलाके हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं कि हमारा डेली का आना जाना है, इससे जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि ठेका खोलो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह खोलो जहाँ पे पब्लिक थोड़ा क्राइटेरिया कम हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी देखो, ठेका तो पहले टेंडर हुआ था, उस टाइम में इन लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि भाई यहाँ नहीं खुलना चाहिए। ये तो आज से नहीं है, ठेका जो टेंडर दिया गया था बहुत पहले दिया गया था, उस टाइम में कोई बोला नहीं। लोग कहते हैं कि पता ही नहीं था उनको कि यहाँ पे शराब खुल रहा है, वो तो कह रहे स्कूल खुलने वाला है। उनको कनाडा तक की बातें, अमेरिका तक, ब्रिटेन तक की बातें पता हो जाती, दिल्ली तक की उनको बातें पता नहीं। ये तो नहीं हो सकता। बीजेपी जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और हमारी अपोजिट पार्टी है, उसको तो पता नहीं कहाँ से बहुत दिन पहले भी उसकी एक अफवाह उड़ाई थी, गणेश जी दूध पी रहे ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, सब जगह। उनको ये नहीं पता लगा कि कहाँ का ठेका खुल रहा है। उनके पास तो बहुत सारी पावर्स हैं, सोर्सेज हैं, तो उनको पता होना चाहिए था। उस टाइम में करते तो ये बदला भी जा सकता था। और अभी भी कोशिश करेंगे, केजरीवाल जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत हुई वहाँ से बदल भी देंगे। अक्सर अभी अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, आपने इतने का घोटाला किया है, आपने इतने का घोटाला किया है। क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होगा कभी या नहीं खत्म होगा? देखो, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम नहीं कहेंगे कि कोई पार्टी ने ये गंदा किया, ये किया, लेकिन वो तो सब पब्लिक देख रही है और हम सब जानते हैं। तो जो किया है वो तो सबके सामने है, तो इसमें हमारा प्रत्यारोप करने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो लोग पक्की पकाई देते हैं कि देखो जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने 5-7 साल में जो हमारी सरकार, उसमें और 7 साल पहले की स्थिति में काफ़ी अंतर देखा भी होगा। स्कूलों में देख लो, हॉस्पिटलों में देख लो, बिजली में देख लो, पानी में देख लो, बसों में देख लो, तो इतना फ़र्क तो हुआ ही है। अगर मैं बात करूं तो एमसीडी में यहाँ पे कहते हैं लोग कि जब मॉनसून आता है तो जो ये अंडरपास है वो हमेशा स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है, और दिल्ली की सड़कें भी तालाब में तब्दील हो जाती है। तो ये कारण क्यों, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी मॉनसून आता है तो क्या काम नहीं करती क्या दिल्ली सरकार या एमसीडी प्रशासन, ऐसा क्यों? देखो, ये जो एमसीडी है ये दिल्ली प्रशासन के अंडर में नहीं है, और कुछ भी सिस्टम से नहीं बन रहा है। जब ये अंडरपास बना, मैं यहाँ से आता जाता था, मैं तब भी देखता था, मैं ये देखता था ये काम सिस्टम से नहीं हो रहा है, क्योंकि निकासी तो कहीं है ही नहीं पानी की। ये मैं स्पेशली आपके बांगनेर की बात कर रहा हूँ, तो निकासी तो है ही नहीं। तो हम तो पहले ही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार, कोई अधिकारी तो आगे देखा नहीं किसी ने। जहाँ जिसने ठेकेदार ने बना दिया वही ठीक है। कभी गिर रहे हैं, कभी इनके जो एमसीडी कर्मचारी हैं, आप देखो, उन्होंने एग्जिट तो बनाया पानी के लिए, लेकिन वो वही झाड़ू लगा के उनको मिट्टी भर देते हैं। उनकी कोई क्लीनिंग की तो मतलब है ही नहीं। तो पानी की एग्जिट होगा कहाँ से, पानी निकलेगा कहाँ से? तो जल भराव होना ही होना है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि देश के अंदर महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है जब से कोरोना टाइम आया है। ना केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशली दिल्ली की भी बात करूँ तो दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार कोई ऐसी नीति या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ला रही जिससे गरीबों को थोड़ा कल्याण हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, आप देख रहे हैं 2-2.5 साल से कोरोना ने सबको परेशान करके रखा है, और सबके काम धंधे बंद हो रहे हैं। हम इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। और केजरीवाल सरकार ने तो फिर भी कितना फ्री देने की कोशिश की है लोगों को। जिनके लेबर कार्ड हैं उनके भी करीब 3 बार, मेरा ख्याल 3 बार 5-5 हज़ार रुपये भी आ चुके हैं। और उसके बाद फ्री राशन भी दे रहे हैं। आंगनवाड़ी में भी ड्राई राशन शुरू कर दिया है। बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं। कोई फीस वगैरह जो है वो खुद गवर्नमेंट उसको अपने सर पे ले रही है, वो खुद लोगों से चार्ज नहीं कर रही है बच्चों से। तो जितना गवर्नमेंट के पास सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कर भी रही है। तो ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सारे महंगाई का एक दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो मिल के तभी बात करें, लेकिन हम थोड़ा सा ही बात उठाते हैं, आप नहीं करेंगे, आप इसके लिए अथॉराइज नहीं है, आपकी फाइल एलजी पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी एग्री नहीं है। जैसे डोर स्टेप डिलीवरी थी कार्ड बनवाने के लिए, 3 साल से कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो हमने ये किया था कि सभी घरों में राशन पहुँचाया जाए। उससे जो फर्जी कार्ड हैं वो शार्ट आउट हो जाएंगे, उनको हटाया जा सकता है। और उनकी जगह जो सचमुच में नीडी आदमी है, सचमुच में गरीब आदमी है, जिनको सहायता मिलनी चाहिए उनको मिले, लेकिन वो भी एग्री नहीं है, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। बीजेपी अक्सर कहती है कि फ्री का लालच देकर लोगों को बिगाड़ दिया है, दिल्ली के लोगों को, और अब वो उनको इस फ्री के चक्कर में उनका विकास जो काम है, दिल्ली का विकास है, वो रुक रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी अक्सर ऐसे आरोप लगाती है आप सरकार पर। देखो, ऐसा है कि बीजेपी का काम तो आरोप लगाना है। अब फ्री की बात अगर आप कर रहे हैं, तो जब लोग भूखे मरे तो उनको फ्री राशन भी, अगर उनको रोटी भी नहीं मिलेगी तो एक दूसरे को काटेंगे, कत्लेआम हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट को ये
केजरीवाल ने तो फिर भी ये सोचा अगर इनके काम धंधे बंद हो गए तो कम से इनको रोटी के लिए तो अनाज मिल जाए। तो ये ऐसा नहीं है फ्री नहीं है वो। अच्छा एक बात, किस एमपी को फ्री नहीं मिलता है, किस मिनिस्टर को फ्री नहीं मिलता है, किस एमएलए को फ्री नहीं मिलता है, किसको नहीं मिलता है? उनको फ़ोन उनको फ्री, राशन उनको फ्री, हवाई ट्रैवल उनको फ्री, रेलवे फ्री उनकी फ्री, आदमी उनके फ्री, फ़ोन उनके फ्री। तो पब्लिक को अगर थोड़ा सा उसमें से 10% मिल जाता है उसमें बुराई क्या है? इसमें फ्री क्या दे रहे हैं हम? गवर्नमेंट का हक है, गवर्नमेंट ले रही है, वो उनको दे रही है। तो ये तो कोई फ्री वाली बात नहीं है। केजरीवाल सरकार पंजाब में महिलाओं के अकाउंट में सरकार बनने के बाद पैसे ट्रांसफ़र करने का उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के अकाउंट में, चाहे वो वृद्ध हो या लड़की हो या महिला हो, उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो दिल्ली की महिलाओं से ऐसा क्या दुश्मनी है? वो भी तो महिलाएं हैं, सरकार तो उनकी यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी तो महिलाओं को, लड़कियों को वो सारी छूट मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो वहाँ वो योजना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं? देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पर्सनली आपकी तरफ से बार बार आया है, हम भी मानते हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुके दिल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। दूसरे स्टेटों में सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी है और वहाँ से ये सब किया जा सकता है। उनकी इतने रिसोर्स उनसे पॉसिबल है, बिजली भी फ्री दी जा सकती है, महिलाओं के अकाउंट में भी 1000 रुपये दिए जा सकते हैं। अगर कल को दिल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाए, ये तो नीयत का फ़र्क है। पहले यहाँ भी नहीं मिलता था कुछ भी, क्या फ्री मिलता था? दिल्ली में बिजली फ्री नहीं थी, स्कूलों की हालत ख़राब थी, टेंट में बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद पानी फ्री नहीं था, महिलाओं के लिए गाड़ी में फ्री ट्रेवलिंग नहीं थी। अब सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो नेता भ्रष्ट नहीं है, हमारे नेता भ्रष्ट नहीं है। आप ये देखिए बीजेपी का हर स्टेट में एमएलए खरीदने का काम चला। हमारे जो दिल्ली सरकार है उसमें सारे के सारे मैक्सिमम लोग लो तबके के आदमी हैं, लेकिन एक भी नहीं बिका। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी एक भी एमएलए नहीं है हमारा बिका। ये हमारी क्या है? ये हमारी ईमानदारी है। ये केजरीवाल जी का एक मैसेज है लोगों को कि ईमानदार सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारे लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। आपके हिसाब से इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस दिल्ली के अंदर, उन्होंने ऐसे कौन से कार्य नहीं किए जो अरविंद केजरीवाल ने आने के बाद विकास कार्य किए हैं और दिल्ली को बदला है इतने सालों में? उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ करता तो केजरीवाल जी का नाम होना ही नहीं था। अगर केजरीवाल जी ये आज कर रहे थे, ये काम पहले भी हो सकता था। उन्होंने किया ही क्या? एमसीडी उनके हाथ में थी, उन्होंने वो नहीं किया। स्कूल उनके हाथ में थे, वो नहीं किया। पानी बिजली सब कुछ नहीं, कुछ तो नहीं किया। उस टाइम में भी महिलाएं फ्री नहीं जाती थी जो आज जा रही है। तो केजरीवाल ने तो एक तरह से बदल के रख दिया। और केजरीवाल ने काम पे वोट मांगी है। उन्होंने पैसा दे के या चीज़ खिला के मुफ्त दे खोरी करके नहीं, उन्होंने काम किया है और उन्होंने खुल के बोला, ओपनली बोला, चैलेंज करके बोला है अगर मैंने काम किया है तो मैं हकदार हूँ वोट पाने का, और अगर नहीं किया है तो आपको पूरी लिबर्टी है, पूरी छूट है, आप मुझे वोट मत दो। दिल्ली के अंदर भी कई ऐसी सड़कें हैं, चाहे मैं बवाना की बात करूं, नॉर्थ एरिया में खासकर कई ऐसी सड़कें हैं जिन पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हैं। उनके आसपास के रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोग कहते हैं कि आप सरकार ने काम ही नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखो दिल्ली में जो हमारी विधान है उसमें 4 बॉर्डर लगते हैं और जब किसान बॉर्डर्स पे थे तो वो सारे ही रूट डाइवर्ट करके इतने हैवी व्हीकल्स आते थे, ऊपर से पानी आ जाता था, बारिश हो जाती थी तो उससे टूटा। ये हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कहता कि रिपेयर नहीं हुई, रिपेयर हुई, लेकिन इतनी हैवी लोड के लिए ये सड़कें तैयार नहीं थी जितना लोड इनके ऊपर आया। और रात दिन गाड़ियाँ चली हैं, पूरा डाइवर्ट हो के चारों बॉर्डर से कभी इधर से कभी, तो इस सड़कें टूटना लाजमी था। ऊपर से पानी आ गया, ऊपर से कोरोना आ गया, तो वो काम जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम स्पीड पकड़ रहे हैं और काम करेंगे और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके हिसाब से नरेला के अंदर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर अब तक किसी भी निगम पार्षद ने ध्यान नहीं दिया और उन पर काम होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है? देखो नरेला में एक तो जाम की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। रेहड़ी पट्टी वालों का इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, एमसीडी पैसे ले लेती है, उधर पुलिस भी उनका भी साथ मिल जाता है, वो भी पैसे ले लेते हैं। परेशान आम आदमी है, गाड़ियाँ बड़ी हैं और रोड जो है वो कम होते चले क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट। तो जाम तो लगना है खाली इंक्रोचमेंट के लिए। अगर एमसीडी उनको हटाएं, एक महीने में एक दिन जाते हैं और 2-4 रेहड़ी हटा के और जेब भर के ले आते हैं, उनको वहाँ लेके आ जाते हैं, पैसे लेके उनको वापस छोड़ देते हैं, तो वो तो होना ही है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है। अगर कल को हमारी पार्टी का कोई जो हमारा मेंबर है वो निगम पार्षद बनता है तो सर्टनली हमको इस भ्रष्टाचार से तो पब्लिक को मुक्ति दिलानी ही है। ये तो अगर आप ही बन जाते हैं, अगर आपको आपकी पार्टी चुनाव में उतारती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी चुनावों में? मेरी प्राथमिकता यही होगी कि जो ये जाम है, सबसे पहले जाम, ऊपर से इंक्रोचमेंट, ये पहले रिमूव होना पड़ेगा। दूसरा जो रोड टूटे हैं
उनकी भी हम तरफ पूरी ध्यान देंगे। रेहड़ी पटरी वालों को परमिट बना के अथोराइज कर देंगे, लेकिन एक साइड में उनके अलग छोटी मार्केट बना देंगे, लेकिन इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। सर, लोग जो हैं अक्सर कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद वो कीचड़ में गिर जाते हैं, उस दलदल में फंस जाते हैं, तो आप खुद को कैसे इस दलदल से बचाएंगे? देखो, ये काफ़ी हद तक सच्चाई है कि लोग राजनीति में आने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण तो आप हमारे अरविंद जी को देख सकते हैं। ये तो भ्रष्ट नहीं हुए, ये तो कीचड़ में नहीं घुसे। और रही बात ये कि कल को अगर मान लिया मैं ही बनता हूँ, तो मैं एक देखो फौजी हूँ, 40 साल मैंने फ़ौज में नौकरी की है, सर्विस की है, तो हमारे यहाँ ये सब नहीं सिखाया जाता। हम तो बहुत ही साफ़ सुथरे काम करने की कोशिश करेंगे, और ये भ्रष्ट होने की हम साफ़ नीयत से काम करेंगे। हम तो खुद आके ये देखेंगे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हम दूसरों के ऊपर इतना निर्भर नहीं करेंगे कि वो चला जाओ, मैनेजर चला जाओ, डायरेक्टर चला जाओ, ठेकेदार चला जाओ, काम हुआ है कि नहीं हुआ। बीच बीच हम खुद भी ये मॉनिटर करेंगे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर आप देखेंगे, देखो आप झोली तो कोई भी भर सकता है, भ्रष्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन ईमानदारी जो हमारा एक मॉडल है, जो हमारा एक लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, हमने उनसे सीखी है, और हम कोशिश ये करेंगे उन्हीं के पद चिन्हों पे चलें। आपके हिसाब से नरेला में जो चुनाव होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से नरेला के अंदर कौन कौन से ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं जो आएंगे इस बार? देखो, अपने हिसाब से तो सभी हैं यहाँ पर। कई लाख पब्लिक है, हर एक आदमी हक है अपने आप को यूँ प्रोड्यूस करने का कि मैं भी हूँ, और ये आज़ाद देश है, सबको अपना हक है अपने आप को प्रोड्यूस करने का। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे, टिकट तो 5 ही आने हैं हर एक वार्ड में, किसी में देखो 8-8, 10-10 उम्मीदवार संभावित। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम अभी आज की डेट में हम सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल जी के लिए और अपनी झाड़ू के लिए चुनाव में प्रचार करें, और पार्टी जिसको भी कल को टिकट देती है हम उसके साथ होकर उसका साथ देंगे, उसका प्रचार करें, उसको चाहे कोई भी हो उसका साथ देंगे और उसको अपना लीडर मानेंगे। लोहड़ी आ रही है और मकर संक्रांति आ रही है, हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहूँगा कि दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचें और अच्छे से अपने घर में मनाएं। बाहर ना निकलें, बाहर निकले तो मास्क के साथ निकलें और अपनी प्रिकॉशंस लें। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ BS मान, बलवंत सिंह मान, जिनसे हमने खास बातचीत की चुनावों को लेकर। फिलहाल आज के हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।